हेलो एवरीवन। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम रिकैप कर लेते हैं अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। पहले तो हम चार्ज के बारे में देख लिए थे, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह चार्ज का है वो सब चीज़ हम देख चुके थे। दूसरा हम कूलम लॉ भी देख चुके थे। तीसरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख चुके थे। एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का हम पहले टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल जो भी सॉल्व करोगे वो सब फ्लक्स से रिलेटेड ही होते हैं। जिससे आगे आएगा, आगे पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में, तो फ्लक्स से ही डिपेंड करता है। तो पहले हम देखेंगे कि फ्लक्स किसे कहते हैं, फ्लक्स के बारे में जानेंगे। एक्चुअली फ्लक्स समझने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। कोई भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई सरफेस है, कोई भी सरफेस हो सकता है। जैसे हम लेते हैं सर्कल है, स्फेरिकल सरफेस है, फिर सर्कल है, सिंपल सा समझ लो, एक सरफेस है सर्कल। तो इस सरफेस जो है, सीट डिस्क है, उसे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, उसी को फ्लक्स कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन जब हम लिखेंगे तो तुमको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर हम आगे समझाते हैं। तो फ्लक्स, तो फ्लक्स किसे कहते हैं कि जित नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। कोई सरफेस है, ये सरफेस है, डिस्क एक सरफेस है, उस सरफेस से परपेंडिकुलरली वो जो फील्ड लाइन है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया मान लो टीएस है, इस सरफेस एरिया को हम टीएस मान लेते हैं। इस डीएस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है परपेंडिकुलर, तो उसी को फ्लक्स बोलते हैं। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम लिखेंगे। उससे पहले हम एसआई यूनिट लिख सकते हैं, फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। तो पहले हम लिखते हैं एसआई यूनिट लिख लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होता है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। कैसे होता है वो हम बताते हैं। पहले एक सरफेस हम बनाते हैं इसको डेरिवेशन करने के लिए। यहाँ तो रफली समझ में आया होगा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो एक परपेंडिकुलर सरफेस से, ये सरफेस जो है डीएस है, जैसे डीएस सरफेस है, सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है, इधर ही कैप। तो ये देखो, ये जब पैरेलल रहेगा तो पहले हम कंसीडर करते हैं एक सरफेस, जनरल फॉर्म, कंसीडर्ड सरफेस एस। ठीक है, एक जनरल फॉर्म लेके हम ड्राइव करते हैं। तो एक ये सरफेस है, एस सरफेस है, ठीक है। तो ये इसको एक डेल्टा एस ले लेते हैं, छोटा सा एरिया सरफेस का, छोटा सा एरिया हम कंसीडर किए। उस छोटा सा एरिया जो है सरफेस का, उसका नॉर्मल जब वेक्टर हम खींचेंगे तो ए एन कैप हो गया, क्योंकि डेल्टा एस जो है इस सरफेस है, उसका नॉर्मल कंपोनेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हम मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। समझ रहे हो, एक सरफेस है, मान लो ये एक पूरा सरफेस है, तो इसका सरफेस एरिया का एन कैप वेक्टर, तो सरफेस हम इस साइड लिए हैं, तो सरफेस का परपेंडिकुलर वेक्टर हम मान लेते हैं एन कैप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो पैरेलल नहीं है। पहले तो हम जनरल फॉर्म एक थीटा डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और एरिया वेक्टर भी एन कैप है, ऐसा नहीं लेते हैं। हम एक जनरल केस लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ई कैप, और एरिया वेक्टर इसका एन कैप है। सेम चीज़ है, यहाँ पे एरिया वेक्टर को हम इधर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन लिए, तो सिमिलर चीज़ है, तो हम इसको कंसिडर किए हैं। तो यहाँ पे देखो, उस स्मॉल जो एरिया हम लिए हैं, इस सरफेस जो है, इसको ये सरफेस, ये सरफेस हो गया। तो इस सरफेस, एक मिनट तुम लोग को अच्छे से बना के हम दिखाते हैं तब समझ में। ये देखो, ये सरफेस है, इसका सरफेस का परपेंडिकुलर किधर होगा, इधर एन कैप, ये डी एस सरफेस है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, ए ई कैप, और इसके बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा बना रहे हैं। सेम चीज़ जो स्मॉल एरिया माने उसका लिख देते हैं, लेट डी एस जो है स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ सरफेस, जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उसका स्मॉल एरिया एलिमेंट हम डी एस माने हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थीटा जो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है, एंड एरिया, एक मिनट, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एरिया भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख दो, नॉर्मल टू एरिया, ठीक है।
तो हमको निकालना क्या है, फ्लक्स। तो फ्लक्स को डिनोट करते हैं डेल्टा फाई, हम ले लेते हैं फ्लक्स, फाई को मान लेते हैं फ्लक्स। तो हम एक छोटा सा स्मॉल एरिया के कारण हम फ्लक्स निकालेंगे, तो इसके लिए हम डेल्टा फाई लिखते हैं, छोटा फ्लक्स। एक स्मॉल एरिया के कारण जो फ्लक्स हो जाएगा क्या होता है, ई, देखो यहाँ पे समझना, एरिया एन कैप है डायरेक्शन, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थीटा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब फ्लक्स कब निकलता है, फ्लक्स जब भी वही निकलेगा जब एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो परपेंडिकुलर करने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इधर ले जा सकते हैं इसी डायरेक्शन में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से अप्लाई हो जाए, या फिर एरिया वेक्टर को तोड़ के कंपोनेंट पाई। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ई डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ के इधर लिखते हैं ई कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस डायरेक्शन में तोड़े कंपोनेंट वाइज, ये साइन थीटा है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ई फ्लक्स क्या होता है, ई, और एरिया वेक्टर क्या है, डी एस। एरिया वेक्टर होता है एरिया जो है सरफेस का जो छोटा एलिमेंट है उसका एरिया कितना है, डी एस। उसी को डेल्टा एस भी लिख सकते हो, इसको डेल्टा एस भी लिख सकते हो, डेल्टा एस, डेल्टा एस। तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा, दोनों एक कंपोनेंट में, इसी को फ्लक्स बोलते हैं। अभी कॉस थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं डेल फाई बराबर ई डॉट डेल एस, ठीक है। ये समझते होगे, डॉट प्रोडक्ट को हम जब तोड़ते हैं, जैसे ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, तो सिमिलरली यहाँ पे ई डेल एस कॉस थीटा होता है, ई डॉट डेल एस। तो इसी का स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण ये फ्लक्स हुआ, ठीक है। तो एक पॉइंट बना लो, और अगर हमको पूरा, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा सरफेस पे आएगा, तो पूरा सरफेस के कारण आने के लिए दूसरा में पॉइंट लिख लो, टोटल इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस। इंटायर पूरा, जो ये तो एक छोटा एलिमेंट माने थे, अब पूरा एक सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा, ये सरफेस था, पूरा सरफेस है, एस सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था, और एरिया वेक्टर इधर एन कैप डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्लक्स निकालना है हमको टोटल, तो हम लोग जानते हैं कि जब जैसे ये स्मॉल डेल्टा फाई छोटा सा एलिमेंट के लिए ई डॉट डेल एस था, हमको पूरा होल सरफेस के कारण फ्लक्स निकालना है। तो दो मेथड है, एक समेसन ले सकते हैं और एक इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो समेसन लिख सकते हैं ई डॉट डेल एस, तो ये फ्लक्स हो जाएगा। और ये डिस्क्रीट अगर हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो डिस्क्रीट दिया हुआ हो, तब हम समेसन का यूज करते हैं। लेकिन हमेशा तुमको यूज जो करना है इंटीग्रेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस फॉर्म में ही दिया हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूस ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसे भी लिख सकते हैं फाई बराबर ई डॉट डी एस, ठीक है। इंटीग्रेट के फॉर्म में, दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये डी एस समझ, डी डेल्टा एस को ही डी एस हम लिख रहे हैं, ठीक है, और डिस्क्रीट के लिए था ई डॉट डी एस। तो ये जो फार्मूला है फ्लक्स का जो ये फार्मूला है, फ्लक्स बराबर ई डॉट डी एस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम कुछ पहले तो हम एंगल पे देख लेते हैं, अगर तीसरा केस करके लिख सकते हैं, ये लिख लो तीसरा केस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये एरिया है, और अलग ये तो नॉर्मल है, ये एरिया वेक्टर भी नॉर्मल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में। तो एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच क्या है, 0 डिग्री। तो इस केस में फ्लक्स कितना होगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल हो, दैट इज थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो फ्लक्स कितना होगा, ई डॉट डी एस होता है। तो ई डी एस कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो 1, कॉस जीरो होता है 1। तो सिंपल क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डी एस। और यहाँ पे देखो एक गलती कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन करता था, तो ई और डी एस का एस हो जाएगा, पूरा सरफेस का एरिया कितना था, एस ई एस, ये फ्लक्स हो जाएगा पूरा सरफेस एरिया अगर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। चौथा केस में हम देखते हैं, अगर सरफेस हम मान लेते हैं
ये एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। एक सरफेस है, ठीक है, जिसका नॉर्मल वेक्टर ये है, ठीक है, इसका सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस केस में ई डी एस कॉस 90 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स सॉरी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। देखा इसका मतलब क्या बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर अगर नहीं होगा एरिया से, जिस एरिया से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर रहे हैं, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। ये सब पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो इस केस में फ्लक्स जो है मिनिमम होगा जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बोलते पैरेलल होगा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स मिनिमम होगा, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ठीक है। होप यहाँ से तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं, कुछ हम एग्जांपल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग फ्लक्स से रिलेटेड, एस सी वर्मा का बुक में है। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था एस सी वर्मा बुक में फ्लक्स से रिलेटेड कि एक स्क्वायर फ्रेम है, जैसे जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे से बनाते जाना है। क्वेश्चन में कुछ जान है नहीं। एक स्क्वायर फ्रेम है जिसका एज 10 सेंटीमीटर मतलब साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक स्क्वायर फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर फ्रेम हो गया, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्लेस्ड विथ इट्स पॉजिटिव नॉर्मल, मतलब ये जो सरफेस है, इसका जो फ्रेम है, इसका नॉर्मल वेक्टर जो है, इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, डाउन नेगेटिव, ऊपर आपको पॉजिटिव माना है। तो पॉजिटिव नॉर्मल मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल रहा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, ये नॉर्मल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मान लेते हैं ये 60 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये सरफेस जो है, ये देखो ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर से अप्लाई किया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये नॉर्मल इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉर्मल वेक्टर है, इस फ्रेम का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है वो 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो पूछा क्या, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल से फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स निकाल सकते हो आसानी से, जैसा फॉर्मूला बताए थे डायरेक्ट बन जाएगा। देखो हम फ्लक्स के लिए बताए थे ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है, ई डॉट डी एस, ठीक है। और डी एस तो पूरा एरिया दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना तो है नहीं, ये तो एरिया दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, देखो 20 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे 20 वोल्ट पर मीटर, और एरिया कितना हो जाता है बताओ। इसको एक मिनट, एक स्टेप हम जंप कर रहे थे तो समझ में ना आए, तो दिखा ई डी एस कॉस 60 डिग्री, ओके। अब देखो 20 इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 20, ओके, 20 वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर, और डी एस एरिया देखो ये सेंटीमीटर में है, इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर में है। तो इसको तो पहले हमको चेंज करना पड़ेगा, मीटर में 100 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करेंगे कितना होगा, 0.01 मीटर, मीन्स देखो मिली सेंटी, 100 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देना पड़ता है, क्योंकि मिली सेंटी डेसीमीटर, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 0 कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं 10 दिया हुआ है ना, 10 सेंटीमीटर करके दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो 10/100 करेंगे तो 0.1 मीटर। अब इसी को 0.1 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर इंटू, क्योंकि एरिया क्या होगा, ए इंटू बी, मतलब यहाँ पर स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर करेंगे तो 0.1 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर, फिर 60 कॉस 60 कितना होता है बताओ, 1/2, ठीक है। और इसको जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 वोल्ट मीटर, क्योंकि एक मीटर यहाँ से यहाँ कट जाएगा ना, तो वोल्ट मीटर बचेगा। तो फ्लक्स जो है, नेट फ्लक्स जो आएगा इस सरफेस के कारण वो इतना आएगा। फ्लक्स पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है ना, क्योंकि तुम्हारा जितना भी प्रॉब्लम है जब गॉस लॉ पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमको लगता है 98% जितना भी प्रॉब्लम हो सब फ्लक्स से ही बनेगा, गॉस लॉ से, ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी फॉर्मूला से लगभग हर क्वेश्चन बनेगा। हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो एक फ्लक्स से रिलेटेड एक अच्छा सवाल है, ये भी एस वर्मा सर के बुक में दिया हुआ था। देखो इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक चार्ज क्यू है प्लेस एट, एक मिनट क्वेश्चन हट गया, हाँ, एक चार्ज क्यू है जो कि प्लेस किया गया सेंटर ऑफ स्फीयर,
एक स्फेयर है, तो पहले स्फेयर, पहले जो डायग्राम जो बोलता है वो डायग्राम बनाने की कोशिश करो। डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन भी इजीली बन ही जाता है। ठीक है, देखो एक स्फेयर हो गया, एक चार्ज है क्यू, जो क्यू चार्ज यहाँ पे प्लेस किया गया, पॉजिटिव चार्ज है एट द सेंटर ऑफ स्फेयर टेकिंग आउटवर्ड। चार्ज क्यू है तो इसका जो बोल रहा है आउटवर्ड जो है नॉर्मल एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन, टेकिंग आउटवर्ड नॉर्मल एज पॉजिटिव। तो ये आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज वैसे भी आउटवर्ड ही जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों ओर निकलेगा, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलता है, आउटवर्ड जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। और ये जो एरिया है जो इंक्लोज किया हुआ है सरफेस, उसका भी तो नॉर्मल वेक्टर होगा, तो उसका भी नॉर्मल वेक्टर एन कैप इधर ही होगा। ठीक है, ये अपना हर तरफ एन कैप वेक्टर, इधर भी एन कैप वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल वेक्टर क्या है, पैरेलल है, मीन्स थीटा बराबर 0 डिग्री है। ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है सरफेस से, क्योंकि ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना, ये भी बोल सकते हो, तुम जैसे चाहो बोलो। ठीक है, अब हमको निकालना है, तो पहले तो हम एक स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालते हैं। एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, ये चार्ज क्यू है, इसका नॉर्मल इधर जा रहा है। एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, पूरा स्फेयर तो कि पहले हम एक स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर किए, इसका डेल्टा एस है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और नॉर्मल का भी डायरेक्शन यही है, एन कैप है, और ये इसको आर डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ सरफेस से। तो हमको पहले तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल नहीं करवाए ज़्यादा, लेकिन हम अगले क्लास में कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से जो भी सवाल इंपॉर्टेंट है वो हम करवाते हैं। तो पहले तो हमको स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडली क्या आउटवर्ड तो दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम फाइंड करेंगे आउटसाइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल जो होता है सेम जैसे हम चार्ज के केस में निकालते हैं, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आर डिस्टेंस है जहाँ तक निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आर स्क्वायर हो गया। ये आर जनरल लिया है, आर जितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब हमको निकालना है फ्लक्स, तो डेल्टा फाई के लिए ई डॉट डेल्टा एस ये फॉर्मूला होता है, और ई डॉट डेल्टा एस के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो ई डेल एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है ई डेल एस। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। और एरिया, अब देखो ये जो स्फेयर है इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो उसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक तरह से समझ लो। ये तो इंटीग्रेट में है, यहाँ इंटीग्रेट नहीं भी करना जैसे नहीं है, क्योंकि ये तो डेल्टा एस हमको पता है, एरिया डायरेक्ट हमको स्फेयर का पता है। अगर नहीं पता हो तो इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। तो ये डेल्टा एस हो गया, तो डेल्टा एस तुमको पता है, इंटीग्रेट क्या करना, 1/4πε0 क्यू बाय स्फेयर का एरिया क्या होता है बताओ, सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर। तो ये कट गया, ये कट गया, तो क्या होगा, क्यू बाय ε0। एक्चुअली तुम जब गॉस लॉ पढ़ोगे ना, तो गॉस लॉ भी यही कहता है। गॉस लॉ का हम ओवरव्यू दे देते हैं। जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है गॉस लॉ का, ई डॉट डी एस, ये फ्लक्स जो होता है क्यू इनक्लोज बाय ε0, मतलब कोई भी इनक्लोज सरफेस है उसके अंदर जितना भी चार्ज है उसका बाय ε0 कर देंगे, तो वही एक्चुअली उसका फ्लक्स हो जाता है। तो वैसे ही सेम निकला, देखो यही फार्मूला एक्चुअली गॉस लॉ जो ड्राइव करेंगे तो यही फार्मूला आता है गॉस लॉ में। तो जब गॉस लॉ हम ड्राइव करेंगे तब देखना, देखो तो ये फार्मूला से जो फ्लक्स से भी हम जब सॉल्व किए इसको, इनसाइड देखो चार्ज, इस जो स्फेयर है इसके अंदर चार्ज क्यू है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाय ε0। और इसको हम सॉल्व जब फ्लक्स से किए तो भी क्यू बाय ε0 आया। ओके, चलो अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हम फ्लक्स देखें, फ्लक्स से रिलेटेड सवाल भी कर लिए। होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको बताने का। ठीक है, थैंक यू।